भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर चंडीगढ़ में आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम। वायुसेना प्रमुख ने कहा, युवाओं की क्षमता का सही दोहन करने का अवसर है अग्निपथ योजना। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बिश्नोई को बनाया प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। गुरुग्राम में सरस आजीविका मेले का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार का प्रयास समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करना। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, देश व विदेशों के लिए मिसाल बन रहा है परिवार पहचान पत्र। दूसरे राज्यों की सरकारें और दूसरे देश कर रहे इस मॉडल का अध्ययन। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। भारतीय वायुसेना आज अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर बधाई देते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि वीर वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को मेरी बधाई। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने राष्ट्र की रक्षा के साथ ही आपदाओं के दौरान उल्लेखनीय मानवीय मूल्यों को प्रदर्शित किया है। इस अवसर पर चंडीगढ़ स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों ने करतब दिखाए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वायुसेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं की क्षमता का सही दोहन करने का अवसर है। Induction of air warriors into the Indian Air Force through the Agnipath scheme is a challenge for all of us. But more importantly, it is an opportunity for us to harness the potential of India's youth and channelize it towards the service of the nation. We have changed our operational training methodology to ensure that each Agniveer is equipped with the right skills and knowledge to start their career in the Air Force. In December this year, we would be inducting 3,000 Agniveer Vayu for their initial training. This number will only go up in the years to come to ensure adequate staffing. We are also planning on induction of women Agniveers starting next year. Creation of infrastructure is in progress and streamlining of trade structures is being finalized. वायुसेना के 90वीं वर्षगांठ पर चंडीगढ़ में आयोजित एयर शो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की आदमपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। पार्टी ने अपने नेता कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई को आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। आदमपुर विधानसभा के लिए मतदान 3 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 6 नवंबर को की जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से सत्येंद्र सिंह चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉक्टर इंद्रजीत ने कहा है कि फतेहाबाद जिले के सदस्य जिला परिषद, सदस्य पंचायत समितियों, सरपंचों व पंचों के पदों के लिए चुनाव अब दूसरे चरण में होंगे। आदमपुर विधानसभा के 3 नवंबर को प्रस्तावित उपचुनाव के मद्देनजर ये चुनाव अगले चरण में शेष जिलों के साथ करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद जिले सहित 10 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पहले चरण में होने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि फतेहाबाद जिले की सीमा हिसार जिले के साथ लगती है और हिसार जिले में स्थित आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव 3 नवंबर को होना है। इसलिए फतेहाबाद जिले में 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को होने वाले चुनाव में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल न होने और प्रशासनिक कारणों से फतेहाबाद जिले के पंचायत चुनाव अगले चरण में करवाए जाएं। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने DGP के पत्र का संज्ञान लेते हुए फतेहाबाद जिले के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अगले चरण में शेष जिलों के साथ करवाने का निर्णय लिया है। साथ लगता है और आदमपुर के अंदर विधानसभा का चुनाव 3 नवंबर को होने जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल
न होने के कारण व प्रशासनिक कारणों से उन्होंने फतेहाबाद जिले का पंचायत चुनाव अगले चरण में करवाने के लिए रिक्वेस्ट की। डीजीपी हरियाणा की रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए कमीशन ने फतेहाबाद जिले का जो इलेक्शन 30 अक्टूबर व 2 नवंबर के लिए घोषित किया था, उसको 30 अक्टूबर व 2 नवंबर को न करवाने का निर्णय लिया है। और ये गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में आज सरस आजीविका मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह और प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मुख्य अतिथि थे। 23 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में हस्त निर्मित उत्पाद जैसे हैंडलूम, साड़ियां, ड्रेस मटेरियल सहित अलग अलग राज्यों की संस्कृति को दर्शाते हुए उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। मेले में 27 राज्यों के 200 से अधिक ग्रामीण स्वयं सहायता समूह भाग ले रहे हैं। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रतिदिन विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति दी जाएगी। मेले में मुख्य अतिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की कोशिश है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त किया जाए और उस तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश ही नहीं बल्कि देश व विदेशों के लिए मिसाल बन रहा है। सरकार ने पीपीपी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की है। इससे विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है। उन्होंने कहा कि इस पीपीपी मॉडल के अध्ययन के लिए अब दूसरे राज्यों की सरकारें और दूसरे देशों ने भी अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में परिवार पहचान पत्र के मॉडल को समझने के लिए आए महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में पीपीपी के माध्यम से न केवल सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है बल्कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि बनाकर आम आदमी के जीवन को सरल, सुगम और आसान बनाने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार अक्टूबर माह को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा भी आम जन को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक और उनसे बचने के तरीकों के प्रति प्रेरित करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की इस दुनिया में साइबर अपराधी विभिन्न तरीके अपनाकर लोगों के साथ ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। इनसे बचने के लिए साइबर जागरूकता ही सबसे बेहतर उपाय है। नीरज चोपड़ा ने कहा कि सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों के साथ अपनी निजी जानकारी साझा न करें। ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से आने वाले अनाधिकृत लिंक से भी सावधान रहना होगा। पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर चलाए गए अभियानों पर भी खुलकर चर्चा करनी चाहिए। करनाल के घरोंडा के प्रगतिशील किसान कुलदीप राणा ड्रैगन फ्रूट की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर कई अन्य राज्यों के किसान और विदेशी लोग भी उनका ड्रैगन फ्रूट फार्म देखने के लिए आते हैं। कुलदीप ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती कम जोत वाले किसानों के लिए अच्छा विकल्प है, क्योंकि इससे कम लागत आती है और पानी की भी बचत होती है। उन्होंने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में कीटनाशकों का प्रयोग बहुत कम होता है और ड्रैगन फ्रूट की 1 एकड़ की खेती में परंपरागत खेती के 20 एकड़ के बराबर मुनाफा होता है। ये खेती एक ऐसी खेती है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल जाता है। जो छोटे किसान हैं जिनके पास 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ ज़मीन है, यानी 5 एकड़ से नीचे के जो कैटेगरी के किसान आते हैं, वो इसी खेती को अगर करते हैं, क्योंकि एक बार लगा देते हैं तो ये 25 साल चलता है। बार बार इनिशियल कॉस्ट लगाने की, खेत की बुहाई की, इस तरह की ये कॉस्ट इसकी नहीं लगती है। इस तरह ये परंपरागत खेती हमारी गेहूँ, जीरी, गन्ना, मक्की, बाजरा, ये आगे उनसे लाख बेटर है, बहुत बढ़िया है। 1 एकड़ अगर जी जान से अच्छी तरह से मेहनत से किया जाए तो 20 एकड़ की खेती को पीछे ये 1 एकड़ ही कर देता है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर समर सिंह ने कहा कि परंपरागत खेती की बजाय अगर किसान फल और सब्जियों की खेती करें तो कई गुना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें सरकार भी उनकी काफ़ी मदद करती है। उन्होंने बताया कि बागवानी करने वाले किसानों के लिए आज प्रदेश में एक बड़ा बाजार तैयार हो चुका है। कि दूसरी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, तो बहुत ही ज़रूरी है कि जो खेती है उसमें बदलाव ला जाए, और वो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की अगर किसान खेती करते हैं तो उसमें उनको मुनाफा भी मिलेगा और ये जो समस्याएं आई हैं ये भी दूर होंगी। तो इसमें हम यही कहते हैं कि जो किसान भाई अच्छी खेती करते हैं और ख़ासकर नई मतलब एक सोच के साथ, नई तकनीक के साथ अपने प्रयोग कर रहे हैं,
तो ये एक अच्छी बात है, किसान भी इसमें काफ़ी आगे आए हैं। जो हमारी बागवानी विश्वविद्यालय है, ये हमारी सोच यही है कि हम जो भी रिसर्च करें, जो भी अनुसंधान कार्य करें, उसको साथ के साथ किसानों को खेत पर भी लेके जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर आज जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कृषि उपनिदेशक ने बताया कि मेले में विभिन्न कृषि उपकरणों की स्टॉल पर किसानों ने कृषि से संबंधित आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल की है। किसान कृषि विभाग के कस्टम हायरिंग सेंटर पर जाकर कृषि यंत्रों की मदद से फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है। हमारा मोटिव यही है कि पराली को मैनेज करना है इन सिटू और एक्स सिटू में, जिसमें हरियाणा सरकार 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इन सिटू में और एक्स सिटू में भी 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दे रही है। और हमने कृषि यंत्रों के माध्यम से उसको मिट्टी में मिलाना है या बेलर से गांठ बनाकर उसको इंडस्ट्री में सप्लाई करना है, ये किसान पर डिपेंड करता है। वहीं किसानों ने कहा कि आधुनिक कृषि यंत्रों की मदद से फसल अवशेषों का प्रबंधन कर आय अर्जित कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने जैविक खेती करने, भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने और कीटनाशक दवाइयों के बारे में जानकारी दी है। मेले में जो हमें जानकारी मिल रही है जी, शुरू में जो अवशेष जलाने की जानकारी है, ये बहुत बढ़िया मेला लगा, बहुत बढ़िया हमें जानकारी मिली। इससे हमें जुताई करने से रूटर वेटर की इसमें भी सब्सिडी के भी बारे में बताया। और हम यहाँ मेले में आए जहाँ हमने अच्छी मशीन, बीज, दवाई, सुपर सीडर, रूटर वेटर, हैप्पी सीडर, जिनके बारे में सभी के में अच्छी जानकारी ली और दवाई और बीज के बारे में भी जानकारी ली। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। प्रदेश की तीरंदाजी टीम ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियन का खिताब जीता है। वहीं हॉकी के पूल मैचों में लड़कियों की टीम ने लगातार जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 9 अक्टूबर को सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले भी हरियाणा नेटबॉल खेल में ओवरऑल चैंपियन बन चुका है। हरियाणा 29 स्वर्ण, 23 रजत और 23 कांस्य पदक सहित 75 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बनाए जाने के उपलक्ष्य में कल पंचकूला के ऐतिहासिक नाडा साहिब गुरुद्वारा में शीश नवाया और गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नाडा साहिब गुरुद्वारा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का शुभारंभ हुआ है, जिसका 9 अक्टूबर को समापन होगा। उन्होंने कहा कि पहले जो 41 सदस्यीय एडहॉक कमेटी बनी थी, उसमें 18 महीने का समय दिया गया था। अब एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान किया जाएगा कि यदि कोर्ट के आदेशों या किसी अन्य वजह से कमेटी पूरे समय तक काम नहीं कर पाती, तो नए सिरे से एडहॉक कमेटी बनाने का अधिकार सरकार के पास रहेगा। नई एडहॉक कमेटी का कार्यकाल उसी प्रकार 18 महीने या चुनाव की प्रक्रिया पूरा होने तक रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एडहॉक कमेटी अपना सारा कामकाज नई कमेटी को सौंप देगी। 18 महीने समय दिया गया था। अब चूँकि वो 18 महीने, उस समय कोई ऐसा प्रावधान उसमें नहीं लिखा गया था एक्ट में कि इमरजेंसी में किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट अथवा किसी और कारण से ये टाइम लैप्स हो जाए और उस समय तक नई कमेटी नहीं बनेगी, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो सबसे पहले तो एक ऐसा प्रावधान हम एक्ट में करेंगे कि इस प्रकार की परिस्थिति में यदि कोर्ट के डिसीजन के कारण से या किसी भी कारण से वो कमेटी पूरा काम नहीं कर पाई है, तो नए सिरे से एक एडहॉक कमेटी बनाने का अधिकार ये सरकार के पास रहेगा। फिर एक नए सिरे से एडहॉक कमेटी बनेगी, उसका कार्यकाल भी उसी प्रकार से 18 महीने, या अगर चुनाव की प्रक्रिया उससे पहले पूरी हो गई तो उस समय तक एडहॉक कमेटी काम करेगी। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर चंडीगढ़ में आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम। वायुसेना प्रमुख ने कहा, युवाओं की क्षमता का सही दोहन करने का अवसर है अग्निपथ योजना। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बिश्नोई को बनाया प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। गुरुग्राम में सरस आजीविका मेले का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार का प्रयास समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करना।
और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, देश व विदेशों के लिए मिसाल बन रहा है परिवार पहचान पत्र। दूसरे राज्यों की सरकारें और दूसरे देश कर रहे इस मॉडल का अध्ययन। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।